हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डी मार्ट यानी कि अवेन्यू सुपर मार्ट्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया सी न्यूज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस न्यूज की वजह से मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो उस दिन हमें डी मार्ट के शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी जानेंगे कैसी वो कौन सी न्यूज है डी मार्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप सभी को जब भी कोई भी स्टॉक के बारे में बताई जाती है तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दी जाती है कि आप उस स्टॉक में निवेश करो, ठीक है। तो कहीं भी ही इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी चाहिए या फिर खुद से रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हम डीमार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सुन लिए और जाकर इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको खुद से इसके बारे में रिसर्च करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है एंड उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेनी है। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग इनके चार्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड उसके बाद न्यूज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो इनका ऑल टाइम हाई है ये है 5900, ठीक है। 6900 रुपये का इनका ऑल टाइम हाई है। तो वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी और काफ़ी टाइम से ये गिरी हुई थी। देख सकते हो ये जो यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो डिमोटिवेट होकर यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उससे हटा लिए थे, ठीक है। और ये जो लेवल है ये है 3642 का, ठीक है। तो लगभग समझ सकते हो 3650 का लेवल था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया है और बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर पोजीशन हटा भी लिए थे, ठीक है। और ऑल टाइम हाई से यहाँ पर बात किया जाए तो ये 38% का डिस्काउंट पर अवेलेबल था। तो ऐसे में अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हमें इसके बिजनेस पर ट्रस्ट है तो, ठीक है। इनके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है तो सारी चीज़ें हमें अगर ठीक आ रही है तो। लेकिन अगर ठीक नहीं आ रही है और आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा था इधर पे और यहाँ पर गिर कर आ गई, तब फिर यहाँ पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों का और लोग एग्जिट कर देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो सोचकर चलो कि हाँ थोड़ा सा क्रैश हो जाए तो मैं उसे झेल सकता हूँ या नहीं, इतना शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 38% की डिस्काउंट थी और अब यहाँ पर उससे ऊपर बढ़ चुकी है। अभी भी अप्रोक्स 20-22% की डिस्काउंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास पहुँच चुकी है। जब मंडे को मार्केट ओपन होगी और यहाँ पर बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट देती है, हो सके तो यहाँ तक चला जाए 5900 तक एंड इसको अगर ब्रेक कर दे तब यार और भी अच्छा यहाँ पर चांस है और भी ऊपर जाने का, ठीक है। ब्रेक करके सस्टेन कर जाना चाहिए। अभी देख सकते हो फिलहाल यहाँ से तो 3600 के लेवल से तो यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ अगर किसी ने एंट्री किया होगा फ्रेश एंट्री तो उनको काफ़ी बढ़िया मुनाफा अभी ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये रही चार्ट की बातें। और देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग डे यानी कि थर्सडे को काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी प्लस 2.38% की। और वैसे उस दिन ये जो न्यूज है ये नहीं आई थी, तब की तेज़ी मैं बता रहा हूँ, न्यूज आई मार्केट के क्लोज होने के बाद। तो इसलिए मंडे को इसके शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मिलने के चांसेस है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है यहाँ पर से, ठीक है। तो चलो अब हम वो न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ थी। तो देखो यार यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर डिमोटिवेट होकर और ट्रस्ट जिनका ख़त्म हो गया था वो लोग यहाँ पर बेच रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि अब ये कंपनी नहीं चलने वाली है, ऐसा लोग सोच रहे थे, बहुत बड़ी कंपनी है नहीं चलेगी, ऐसा लोग सोचकर यहाँ पर इनको नेगेटिव रैंकिंग मिल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ये कंपनी है इन्होंने लगातार देख सकते हो 4 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं और इनका ये लेटर है, ठीक है, जो कि बीएसई को यहाँ पर भेजा था, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर तेलंगाना में इन्होंने स्टोर ओपन किया है, फिर पंजाब में 2 स्टोर ओपन किए हैं, फिर एक महाराष्ट्र में ओपन किए हैं। तो अभी जो इनके स्टोर की संख्या वो 361 हो चुकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनको स्टोर ओपन करने में इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि ये लोग खरीद कर अपना जो है रियल एस्टेट खरीदते हैं, ठीक है, एंड तब अपना स्टोर ओपन करते हैं। इस वजह से इनको मतलब
जो रेंटल होती है वो नहीं देनी पड़ती है, तो रेंट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत नहीं होती है इनको, क्योंकि इनका जो अपना होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो बिजनेस है वो पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इनको रेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अब इसके जैसे और भी कंपनीज की बात की जाए जो रिटेल बिजनेस में है, जो मॉल्स वगैरह चलाते हैं, वो लोग डायरेक्ट कहीं पर जाकर मतलब रेंट में ओपन कर देते हैं, ठीक है, और उनको वहाँ रेंट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर ये लोग अथी ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा इनको करना पड़ता है, और उस हिसाब से यहाँ पर खर्चा तो करते हैं, लेकिन आगे चलकर इनको फ़ायदा भी होता है, और इस वजह से इनको मतलब रेंटल देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो खर्चे इनके बचते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स फिर बेचते हैं तो उनमें मार्जिन थोड़ा सा कम रख कर ही निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ये जो रेंट वाला जो खर्चा है वो नहीं मिलता है। और बाकी यहाँ पर जो रिटेल की बात करें उनको रेंट भी देना होता है, तो इस वजह से प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो थोड़ी सी महंगे देखने को मिलती है। अब डी मार्ट के अंदर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो थोड़ी सी सस्ती देखने को मिलती है, मार्जिन भले ही थोड़ी सी कम बने, बाकी ये जो रेंटल वाला जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर घट जाता है, तो डी मार्ट को ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है। थोड़ा सा मार्जिन कम बचता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इनके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कम होती है, ठीक है। तो सिंपली इनका यही बिजनेस है कि पहले जगह का पता लगाओ, अच्छा जगह होना चाहिए जहाँ पर मॉल खोले, और उसके बाद उसे खरीदने के बाद फिर वहाँ पर ये लोग अपना मॉल ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंटल का कोई इशूज ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही वो न्यूज है, और इस न्यूज की वजह से हो सकता है कि मंडे को हमें इसके शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। ये लगातार स्टोर ओपनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ये लोग स्टोर ओपन करेंगे उतना ज़्यादा ये मार्केट को कैप्चर कर पाएगी। अभी तक देख सकते हो 361 हो चुकी है, अभी की बात करूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और आगे और भी ज़्यादा स्टोर ओपन करने की इनकी कोशिश रहेगी ही, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर इनको खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनको रियल एस्टेट खरीदना होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इनको ज़्यादा करना पड़ जाता है, लेकिन बाद में इनको फ़ायदा रेंट वाला मिल जाता है कि रेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ी सी डिस्काउंट ये लोग कर देते हैं। अब देखो इनको इनका बिजनेस आप लोग देख सकते हो, ये इनका रिटेल बिजनेस होता है, ठीक है। तो वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ अ फोकस ऑन द फूड्स, नॉन फूड्स, एफएमसीजी एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो ये सब इनका कैटेगरी है, ये इनके मॉल्स में देखने को मिलते हैं। एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि फूड्स भी होते हैं, नॉन फूड्स भी होते हैं, एंड जनरल मर्चेंडाइज, फिर अपैरल प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखो 2023 में इनका जो स्टोर था कितना था, दिसंबर 2023 का ऑपरेट्स 350 स्टोर्स अक्रॉस 22 सिटीज। अभी यहाँ पर न्यूज में देखा 361 हो चुकी है। तो एक साल में यहाँ पर लगभग 11 स्टोर इन्होंने ओपन कर लिए हैं, ठीक है। 11 स्टोर ओपन कर लिए हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया इनका, ठीक है। एंड AVL has its highest presence in Maharashtra with 103 stores and followed by Gujarat with 57 stores and Telangana with 36 stores। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो एवेन्यू सुपरमार्ट है ये कहाँ कहाँ पर कितना ज़्यादा स्टोर ओपन कर रखी है या फिर कम, ठीक है, इस प्रकार से। एंड उसके बाद रेवेन्यू ब्रेकअप देखी जाए तो यहाँ पर फूड से इनको 56% आता है, जो कि इनका मेजर रेवेन्यू है। नॉन फूड से इनका रेवेन्यू आता है 21%, एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल से आता है 23%, ठीक है। ये इनका रेवेन्यू ब्रेकअप। अब यहाँ पर हम थोड़ा फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देंगे, तो देख सकते हो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,94,000 करोड़ है। अभी यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, तो कुछ टाइम में हो सके तो यहाँ पर ये 3 लाख करोड़ इजिली क्रॉस कर जाए, अगर अच्छी तरह से तेजी रहती है। उसी प्रकार से कोई अलग से उल्टा पुल्टा न्यूज बस नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टॉक की पी की बात करें तो पी हाई लगेगा, यहाँ पर 121 का है पी, इंडस्ट्री पी है 64 का। तो यहाँ पर अप्रोक्स डबल मानकर चल सकते हो इंडस्ट्री पी से, क्योंकि लोगों ने मार्केट में इनको काफ़ी महंगा कर दिया, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो भी बेहतरीन है, इस वजह से थोड़ा सा महंगा है। तो अब यहाँ पर आरओसी की बात की जाए तो यहाँ पर 20.1% है, जो कि ठीक है। डेब्ट यहाँ पर बात की जाए तो 630 करोड़ है, इतना खर्चा करके स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर भी डेट टू इक्विटी देख सकते हो
कम है। बढ़िया है, प्लेज्ड परसेंटेज भी कुछ नहीं है, बढ़िया है। करंट प्राइस 4526 का है, बुक वैल्यू 268 का, आरओई थोड़ा सा कम है 16% का। उसके बाद हाई की बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई ये बताया जा रहा है 4563 का। एंड उसके बाद 52 वीक लो की बात की जाए तो ये है 3325 का। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये का है, प्रमोटर होल्डिंग 74.6% का है, ईपीएस की बात की जाए तो 37.4 का है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर स्टॉक के पी की बात करें तो देख सकते हो 121 का है, इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पर डबल है लगभग। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐसा सोचते हो कि पी यहाँ पर 20 पर आ जाएगा तब मैं बाय करूंगा, तो ऐसा मुझे तो यार नहीं लगता है कि आ पाएगा। अगर कंपनी में कुछ वैसी कोई खराब न्यूज आ जाए कंपनी के अंदर की तब मान सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल न्यूज आती है तो कुछ खास यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, ऐसा बेहतरीन यहाँ पर इनका सिस्टम है, इस वजह से मार्केट ने इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव करके रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनियां थोड़ी सी महंगे प्राइस पर मिलती हैं, ये आम बात है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाए 20 के पी पर आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता इस प्रकार की कंपनीज को आना। ठीक है, वैसे अगर कोई एक्सटर्नल न्यूज होती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने रसिया यूक्रेन का युद्ध देखा था और भी अलग अलग पेंडेमिक वाला प्रॉब्लम देखा था, तो वैसे वैसे सिचुएशन में होते हैं क्रैश। ठीक है, बाकी कंपनी के अंदर की जो न्यूज है वो ख़राब नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर ईयरली वाइज है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो लगातार इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिले, 2200, 3300, 46, 64, 8500, ये सब करोड़ में है। ठीक है, फिर 11,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 24,000 करोड़, 24,000, ये थोड़ा सा यहाँ पर घट गया है। एंड फिर यहाँ पर 24,000 करोड़ के बाद 30,900 करोड़, फिर 42,000 करोड़, फिर 48,000 करोड़। तो देख सकते हो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इनके जो सेल्स हैं वो बढ़े हैं, सेल्स की रेवेन्यू बढ़े हैं। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बेहतरीन है, 60 करोड़ था। ठीक है, किस ईयर में? 2012 में। और यहाँ पर देख सकते हो 2200 करोड़ का सेल्स था, बढ़कर यहाँ पर अभी 48,000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मात्र। ठीक है, इतना गरीबी में थी कंपनी उस वक्त 2012 के वक्त, और अभी देख सकते हो नेट प्रॉफिट 60 से यहाँ पर हो चुकी है 2400 करोड़। ठीक है, काफ़ी बेहतर है, लगातार यहाँ पर बढ़ते गई प्रॉफिट 94, 161, 212, 320, 479, 806, 902, 1301, यहाँ पर थोड़ा सा घटी है। एंड उसके बाद 1492, 2378 और फिर 2433। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही है। 10 साल में 29% से यहाँ पर इनके सेल्स बढ़े हैं, 5 साल में 23% से, 3 साल में 20% से बढ़ी है सेल्स ग्रोथ, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 19% से बढ़ी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 38%, 5 साल में 25%, 3 साल में 22%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ खराब आ चुका है 4%, क्योंकि ये लगातार एक्सपैंड ही कर रही है। ठीक है, कंपनी के ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अभी कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि ये लगातार फोकस कर रही है, तो आगे चलकर लॉन्ग रन में थोड़ा सा ये कंपनी को जो है वो बेनिफिट मिल सकती है। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल में 25% की CAGR से इस स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 17% की CAGR से, 1 साल में 36% की CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 14, 14, 13, 16 ये सारे परसेंटेज हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और उतना भी ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, तो एवरेज मान सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज है, 2021 में 75% के अप्रोक्स था, यहाँ पर 74.99 है प्रमोटर की होल्डिंग। अभी भी कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ी है, यहाँ पर 74.64% है। यहाँ पर FIIs की बात करें तो 9.95% थी, लगभग 10% थी, तो अभी लगभग 8% हो चुकी है। यहाँ पर DIIs की बात करें तो ये थी 6.78%, जो कि यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 8.45%। ठीक है, गवर्नमेंट की यहाँ पर होल्डिंग कुछ भी नहीं थी,
लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गवर्नमेंट की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है 0.06% की। पब्लिक की होल्डिंग 8.29% की थी, अभी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिला है 8.87% की। तो होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। देख सकते हो ये क्वार्टर्स में FII एंड DII दोनों बढ़ा रही हैं, इसमें भी बढ़ा हुआ है। इसमें यहाँ पर ज़्यादा था FII का, जो थोड़ा सा ट्रिम हुआ एंड उसके बाद फिर से बढ़ गया। तो ये सब तो ट्रिम करते ही रहते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखो तो DII लगातार बढ़ाते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सिंपली यहाँ पर 6.78% है, थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ 6.7 पर हुआ एंड उसके बाद फिर से 6.77, फिर 6.88, फिर 7.04%, फिर 7.11%, फिर 7.49, फिर 7.66, फिर 8.25, फिर 8.45%। तो लगातार एकदम यहाँ से बढ़ती गई है DII की होल्डिंग, ठीक है। बाकी FII की भी होल्डिंग कम नहीं है, यहाँ पर भी होल्डिंग बढ़ी है। देख सकते हो सितंबर 2023 में 6.67% थी, जो कि बढ़कर 6.96% हो गई दिसंबर 2023 में। अगले क्वार्टर में देखते हैं कैसा यहाँ पर होता है, इनकी होल्डिंग्स में भी बढ़ सकती है क्योंकि न्यूज ही अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, सभी चीज़ें प्रमोटर्स या फिर DII FII की बात करें तो वो भी ठीक है। FII तो यहाँ पर जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से ज़्यादातर चलते हैं, DII जो है वो लॉन्ग रन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो कंपनी अच्छी होती है तो जब क्रैश करती है थोड़ी सी कुछ एक्सटर्नल रीजन की वजह से तो DII ज़्यादा ऐड करते हैं, ठीक है। उस वजह से देख सकते हो कि DII ने लगातार यहाँ पर अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोगों ने डीमार्ट के बारे में सारी चीज़ों को जाना है और समझा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में समझा है। तो न्यूज क्या था यहाँ पर स्टोर ओपनिंग का, तो स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा लगातार डीमार्ट ओपन कर रही है और अभी 4 स्टोर्स फिलहाल ओपन किए हैं जिनका जो लोकेशंस है वो आपको मैंने दिखाए हैं, ठीक है। सो गाइज अभी हम लोगों ने डीमार्ट के बारे में सारी चीज़ों को जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो डीमार्ट के ऊपर न्यूज थी वो क्या थी, स्टोर्स ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो 4 स्टोर्स ओपन किए इन्होंने और लोकेशंस भी हम लोगों ने देखा। इस वजह से नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तब इसके शेयर के अंदर तेज़ी मिलने के चांसेज हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है क्योंकि ये सब जो डेली यूजेज के चीज़ें हैं वो लोगों की ख़त्म नहीं होंगे, तो इनकी बिजनेस आगे भी चल सकती है। ऊपर से इनका जो प्रोडक्ट है उनके जो प्राइस होते हैं उनमें भी काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पर पब्लिक ज़्यादातर आ सकते हैं खरीदने के लिए सामान। और सबसे अच्छी बात है कि स्टोर्स इनके अपने होते हैं तो रेंट वगैरह की कोई इश्यूज नहीं होती है, इस वजह से ये लोग थोड़ा सा डिस्काउंट दे पाते हैं, ठीक है। और मार्जिन थोड़ा कम भी बनता है लेकिन सेल्स ज़्यादा आते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार वैसे भी मेरे होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है तो होल्डिंग बढ़ा नहीं सकता, हर कंपनीज को तो खरीद नहीं सकते। इस वजह से देखेंगे आगे, कभी मन करेगा, कभी ऐसा कुछ चांस बनेगा तो खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी कंपनीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं उनमें मैं इन्वेस्ट कर रखा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि डीमार्ट के ऊपर अभी सारे न्यूज़ के बारे में हम लोगों ने जाना और सारे जो प्रॉफिट्स वगैरह देखे, कंपनी का फंडामेंटल देखे, उस हिसाब से आप लोग देखकर बस इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं करना, आपको खुद से बिना रिसर्च के कुछ भी फैसला नहीं लेना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, तभी आपको कुछ फैसला लेना है, कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपसे कुछ ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।